हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसी होगी बहू अगर बेटा नालायक है। विवाह के लिए दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद विवेक ने सुगंधा से वादा लिया कि मेरे माता पिता को कभी कोई कष्ट न हो। बड़े भैया उनके साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे फर्ज पूरे हो गए। जब कभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मैं चाहता हूँ तुम पीछे ना हटो, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो, उनके लिए दिल से करो। छोटे भाई बाहर सेट है, मतलब ये है कि वो जब भी आएगा मेहमान की तरह आएगा। वहाँ एक बात और, पिताजी ने अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी में हम तीनों पर बराबर मेहनत की है। ये मेरी लापरवाही रही या किस्मत कह लो कि मैं दोनों की तरफ बहुत आगे नहीं जा पाया। इसलिए कल को तुम्हें किसी तरह की हीन भावना ना हो, इसलिए पहले से मन पक्का कर लो, शादी करना है। छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, घर में बेशक आलीशान सामान ना भरा हो पर दिल में तुम्हारे लिए भरपूर प्रेम रहेगा। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। सुगंधा पढ़ी लिखी होशियार लड़की, विवेक के पाक दिल और नेक इरादों से प्रभावित हो गई। अपनी पारिवारिक परिस्थिति को देख वो हर समझौते के लिए तैयार हो गई। विवेक के बाद कुछ दिन ससुराल रह चल दी पतिदेव के साथ। कमाई बेशक ज़्यादा न थी, कई बार महत्वाकांक्षाओं को मानना पड़ता, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में सुख चैन और प्रेम सब था। मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो हर परेशानी को बचपन से बारीकी से देखती आई थी। बेशक पिताजी ने कमी होते हुए भी हर सुविधाएं दी, लेकिन आज उन सुविधाओं में से भी कईयों का अभाव था। अपने वादे के मुताबिक उसने तकलीफों का कभी रोना नहीं पीटा। दोनों प्रेम से रहते, माता पिता के पास अक्सर आते जाते रहते। वहां जाकर बस एक बात खटकती थी, माँ की कोई बात गलत लगने पर बड़े भैया भाभी का तुरंत पक्ष ले लेते और विवेक उसकी उम्मीद सुगंधा से हर हाल में चुप रहकर सहयोग करने की ही होती। उसे बुरा भी लगता तो बस 2 दिन आई हो कह विवेक चुप कर देता। एक दिन पता चला माँ और भाभी के बीच की अनबन से परेशान हो भैया ने ट्रांसफर करवा लिया है। श्रवण कुमार विवेक के पास दूसरा कोई हल न था। चल दिए परिवार सहित माता पिता के साथ रहने। फैमिली वेकेशन अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार लेके सुगंधा भी अपने वादे के मुताबिक तन मन धन से सेवा में जुट गई। कुछ दिन बीतने के बाद सास बहू में वैचारिक भेद शुरू हो गए। सही होते हुए भी सुगंधा विरोध नहीं कर पाती, मन महसूस कर रह जाती। जिंदगी एक ढर्रे पर चल पड़ी, कहीं कोई बदलाव नहीं। घर में बातें कम, तनाव ज़्यादा रहने लगा। छोटी छोटी बातों में रोक टोक रिश्तों में दूरियां लाने लगी। सब्जी ये क्यों बनाई, अभी कहाँ जा रहे हो। विवेक तो पहले रसोई में झांकता भी नहीं था, कभी बाहर का खाना पसंद नहीं करता था, और भी ना जाने कितने बेतुके प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि रोज के मनमुटाव विवेक के घर घुसने के बाद सिरदर्दी बनने लगे। जब बहुत समझाने के बाद भी हल नहीं निकला तो उसने सुगंधा से ही चुप रहने की याचना की। देखो सुगंधा, सब कहेंगे बड़ा दम भरता था, आज खुद पर पड़ी तब अक्ल आई। ये लोग बुजुर्ग हैं, इनसे बदलने की उम्मीद करना बेकार है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी परेशानी समझो और किसी भी तरह समस्या का हल निकालो। तीनों बेटे पिता को छोड़ कैसे रह सकते हैं। भैया की पोस्टिंग बाहर है और छोटा आउट ऑफ इंडिया। मैं इनके बुढ़ापे में इन्हें अब नहीं छोड़कर कहीं छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरह घर के झमेले में पड़ा रहा तो अच्छी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। सुगंधा समझ रही थी
उसे हर हाल में सामंजस्य बैठाना होगा। उसने हर बात का हल यही निकाला कि बहस करना या अपनी राय रखने से अच्छा है चुप रह सब करना। वो चुपचाप सब काम करती रहती, अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी ना करती। आज पिताजी के पुराने मित्र मिलने आए। अरे विवेक, तुम कब आए? वहां तो सुना है तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई थी। क्यों बेटा, नौकरी छोड़ आए? मुझे यकीन था तुम इन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। विवेक बोलने ही वाला था, पिताजी बीच में बोल पड़े। बड़े का तबादला बाहर हो गया, छोटा विदेश है। एक यही था जो नौकरी छोड़ आ सकता था। हमने कहा यहीं आकर रहो, थोड़ा कम ही मिलेगा तो क्या, घर खर्च तो हम चला लेंगे। इस बहाने थोड़ी बचत भी हो जाएगी। वहाँ जितनी कमाई थी सब खर्च हो जाती थी। विवेक पिता की शक्ल देखता रहा। उसे लगा पिता इसकी तारीफ करेंगे कि सब छोड़ गए, तो इसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और चला आया। वो मन ही मन तकलीफ से भर उठा। कितनी आसानी से पिताजी ने उसकी मजबूरी गिना, उसके त्याग को इतना छोटा कर दिया। जब तक भाई यहाँ था तब तक उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि विवेक की कमाई कम है, उसे बुला लिया जाए। ये सब सुनकर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वो मुस्कान जो उसे खुद के ऊपर आ रही थी। पिताजी की बीमारी के चलते अक्सर लोग मिलने चले आते, बेटे बहू की सेवा देख तारीफ भी करते, पर असली तृप्ति तो तब मिलती जब माता पिता उनके त्याग को समझते। बहू चुपचाप काम में लगी रहती। हाँ, समय के साथ जीना सीख गई थी। उन लोगों की बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर खुश रहने की कोशिश करती। अब एक बिटिया भी थी, आधा मन उसके कारण लग जाता। जहाँ देखा साथ बैठकर हर समय कुछ न कुछ सुनाया जाता। उसके साथ बैठना कम कर दिया। उसे अपने से ज़्यादा पति का सोचकर लगता। एक दिन गुस्से में बोली, देखिए, सेवा करना अपनी जगह, लेकिन जब सामने वाले को आपके करे की कद्र ना हो तो वही सेवा बेवकूफ़ी नज़र आती है। जानते हैं आप, मम्मी जी सबसे क्या कहती हैं? लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगे हैं। विवेक उसकी बात पर मुस्कुरा कहता, तुम क्या समझती हो, मैं इतना नादान हूँ कि सबका मन पढ़ना नहीं जानता? ये दुनिया और यहाँ के लोगों की छोड़ो, तुम सीधा चल रहे हो, फर्ज अदा कर रहे हो, तो ये तुम्हें बेवकूफ़ का दर्जा दे रहे हैं। अभी तुम यहाँ से गए नहीं कि वही लोग सीधे यही कहेंगे, वो तो पराई थी, क्या सेवा करती, जब बेटा ही अपना फर्ज अदा न कर सका। इसलिए सुगंधा, किसी की बात को दिल से मत लगाओ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे धर्म पत्नी के रूप में मिली, लेकिन पिताजी वो बुजुर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मेरी स्थिति देख भड़ास निकालते हैं कि सब बन गए। और ये यहीं 2-3 दिन से मौसी सास आई हुई थी, बहू को देख बहुत खुश होती, कैसे चुपचाप शांत मन से अपने काम करती रहती है। दीदी कुछ भी कहे, तेरी बहू लाखों में एक है, क्या तन मन धन सेवा में लगी रहती है। बड़े का क्या हाल है और छोटा, वो सब कैसे हैं? पिताजी बीच में ही गर्व से बोले, दोनों बहुत होनहार हैं, अच्छी कमाई करते हैं। उन दोनों ने मेरी मेहनत सफल कर दी, शान से कह सकता हूँ।
दोनों लायक हैं। उनके ऊपर पैसा लगाया तो आज उन्होंने सर उठाने लायक रखा है। जीजा जी, लायक तो विवेक है। बड़ा तो बीमारी की हालत में भी आपको छोड़ चला गया, और इसे देखो, अपना आगा देखा ना पीछा, सब छोड़ सेवा में चला आया। देखो साली साहिबा, सेवा करता है तो उसे उसका मेवा भी मिलता है। दोनों लायक थे, निकल गए। हमने तो इस पर भी उतनी ही मेहनत की थी कि कुछ बनता, तो ये कौन सा रुकता। शुरू से नालायक था, कभी किसी की नहीं सुनी। आज यहाँ है तो हमारी वजह से 2 पैसे बचा लेता है। ये नहीं होता तब भी हम इतने समर्थ तो थे ही कि अपनी व्यवस्था करते। बहू सब सुन रही थी, जानती थी। जो अपने बच्चे के प्रेम व त्याग को नहीं समझे, वो उसके लिए क्या कह सकते हैं। उसे विवेक के लिए बहुत तकलीफ हुई। मन तो आया अभी के अभी उसे ले यहाँ से चली जाए। मौसी सास ने फिर पक्ष रखते हुए कहा, कुछ भी कहो, ऐसे बच्चे आज के समय में मिलना मुश्किल है। आपकी किस्मत अच्छी है जो दीदी, बहू और तुम्हारी कोई बात होते नहीं देखी। क्या बात है? सब ठीक है ना? वो बेचारी कहीं आती जाती नहीं। एक तुम ही हो जो उसके मन को पढ़ सकती हो। सास कुछ बोलती उससे पहले सुगंधा हंसते हुए बोली, मौसी जी, माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। आप खुद सोचिए, नालायक बेटे की बहू लायक कैसे हो सकती है? नालायक बहू हूँ। पति ने कहा माता पिता अकेले हैं तो साथ देने चली आई। बुजुर्ग हैं, उनका हर कहा मानना होगा, तो बिना विरोध के जो कहा वो मानती गई। कभी इन लोगों की कोई बात पसंद नहीं आई तो पति से कहा। उस नालायक बेटे ने माता पिता के सामने मुंह बंद रख बिना विरोध के चुपचाप करते रहने को कहा। मैंने वो भी किया। हालात से समझौता कर चुप रहना सीख गई। पर बेटा सब कुछ करने के बाद भी नालायक ही रहा, तो मैं कैसे नालायक हो सकती थी? उसके त्याग, सेवा और फर्ज का ये सिला मिलेगा। अगर समय रहते समझती तो आज अफसोस ये है कि ये नालायकी मैंने तब दिखाई होती जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आने को तैयार हुए थे। बहू की बात से सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। आज से ये नालायक बहू बिल्कुल नालायक हो चुकी है, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज को रोक नहीं पाई। अपने मन की कह नालायक बहू फिर चुपचाप अपने फर्ज अदा करने में लग गई। किसी के सीधेपन और फर्ज को उसका स्वार्थ बता कम मत आकिए। मन का सुकून हर किसी को चाहिए। किसी के मन से की गई सेवा भाव को स्वार्थ का जामा पहना, उसके मन के साथ खिलवाड़ क्यों? भावनाएं हर किसी में होती हैं, पर समय पर अभिव्यक्त कराने वाले के विचारों की कद्र करनी चाहिए। एक बारी एक कहानी पढ़ी थी जिससे प्रभावित होकर ये कहानी लिखी